हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 5वें का घ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो अंसाल पेपर चल रहा था रसायन विज्ञान 2023 का पेपर कोड 347 CF चल रहा था। तो आज के वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को 4 नंबर देने वाला है। जैसा कि यहाँ पूरा थ्योरी लिखा गया है, मैं आप लोग को विस्तार पूर्वक इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है उपशासनयोजन यौगिक में आबंधन के संबंध में बर्नर की अभिधारणाओं को समझाइए। बर्नर की अभिधारणाओं को समझाना है। तो मैं आप लोग को बर्नर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि बर्नर साहब स्विस के साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के गुणों और स्ट्रक्चर को समझने के लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अध्ययन करने के बाद, जिसे बर्नर का उपशासनयोजन यौगिकों का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो 2 प्रकार की बैलेंसी शो करता है, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। यहाँ पर अभी पूरा थ्योरी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसमें बताया गया कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रखा जाता है। और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है उसको हम डार्क लाइन द्वारा दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ जैसा कि लिखा गया ये डिटेल से समझते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया वही लिखा गया। 1893 ईस्वी में स्विस के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नर ने जटिल यौगिकों या उपशासनयोजक यौगिकों की संरचना और गुणों को समझने के लिए बहुत अध्ययन करने पर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बर्नर का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन किया, उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट दिया, उसे ही हम कहते हैं बर्नर का सिद्धांत। इन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और इनको इसी कारण ही फादर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। मतलब जटिल यौगिकों के रसायन का जनक भी इन्हें कहा जाता है, अल्फ्रेड बर्नर को, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। आगे दिया बर्नर के अनुसार किसी उपशासनयोजक यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम, CMA का फुल फॉर्म है सेंट्रल मेटल एटम, इसी को कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, 2 प्रकार की संयोजकता, 2 प्रकार की बैलेंसी दर्शाती है। एक होता है यहाँ पर जैसा कि लिखा गया प्राथमिक संयोजकता, प्राइमरी बैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता मतलब सेकेंडरी बैलेंसी। 2 प्रकार की बैलेंसी के बारे में बताया। तो चलिए पहले समझते हैं प्राथमिक संयोजकता जो होती है। इसमें जैसा कि अगला पॉइंट दिया हुआ है, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होती हैं। ये जैसे आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा निकालेंगे, वही प्राइमरी बैलेंसी से वही प्राइमरी बैलेंसी को शो करेगा। तथा आयनीय, आयनीय मतलब आयनित हो जाती है, आयनाइजेबल होती हैं, आयनित हो जाती हैं। ये संयोजकताएं ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। अगला पॉइंट है द्वितीय संयोजकता के बारे में। द्वितीयक संयोजकताएं धातु परमाणु की उपशासनयोजन संख्या से संबंधित होती हैं। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा ना, वही होगा द्वितीयक संयोजकता होती है। द्वितीयक संयोजकताएं अनायनित, नॉन आयनाइजेबल होती हैं, मतलब ये आयनित नहीं होती हैं। ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये उदासीन अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकताएं उपशासनयोजन संख्या के बराबर होती हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जो किसी कंपाउंड में आएगा, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जैसे हमने लिख दिया K4FeCN का होल 6, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगेंड जुड़े रहेंगे वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जितना होगा वो सेकेंडरी बैलेंसी को शो करेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ, जैसे CONH3 का होल 6 Cl3, तो इसमें जो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम से, सेंट्रल मेटल एटम को जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया रहता है वो क्या कहलाता है, वो लिगेंड कहलाता है। तो लिगेंडों की टोटल नंबर ऑफ संख्या जो होती है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करती है। कहीं कहीं
ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो वहाँ डबल लेते हैं हम, मतलब उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। और ये जो हमारी होती है बगल में कोऑर्डिनेशन, इस स्फीयर के बगल में जो होता है उसको प्राइमरी बैलेंसी करते हैं। तो इसके अंदर जो होता है वो सेकेंडरी बैलेंसी को बताता है और बाहर जो होता है वो प्राइमरी बैलेंसी को। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, थर्ड आएगा, तो थर्ड जो होगा वो प्राइमरी बैलेंसी को शो करेगा। और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब 6 लिगेंड इससे अटैच हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो ये सेकेंडरी बैलेंसी को शो करेगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक संयोजकताएं, प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा, मतलब इसको डॉटेड रेखा द्वारा दिखाते हैं प्राइमरी बैलेंसी को। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा इसके लास्ट में। डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता को सतत रेखा, सतत रेखा मतलब कंटीन्यूअस लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, चौथा पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को बड़े कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। तो प्राइमरी बैलेंसी जो होती है उसको बड़े कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है, जैसा कि मैंने बताया ये बड़े कोष्ठक से बाहर है तो प्राइमरी बैलेंसी को शो करेगा। जबकि द्वितीयक संयोजकता द्वारा, द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड, लिगेंड व सेंट्रल मेटल एटम सीम में केंद्रीय धातु परमाणु को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यह है CO सेंट्रल मेटल एटम और यह है लिगेंड, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये होता है सेकेंडरी बैलेंसी। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है 5वां पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता की प्रकृति अदिशात्मक होती है। ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं जो प्राइमरी बैलेंसी होती है, इसको डॉटेड द्वारा लाइन द्वारा दिखाते हैं। अदिशात्मक होती है अर्थात इनके द्वारा उपसंयोजक यौगिक की ज्यामिति या संरचना का निर्धारण नहीं हो सकता है। तो जो प्राइमरी बैलेंसी होती है उसके द्वारा किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान सकते हैं। जबकि द्वितीयक संयोजकता की प्रकृति दिशात्मक होती है, ये डायरेक्शनल होती है, इसको मतलब कंटिन्यूअस लाइन द्वारा दिखाते हैं। ये ज्योमेट्री को भी दिखाएगा, अभी लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा। अतः इनके द्वारा किसी उपसंयोजक कंपाउंड मतलब यौगिक की ज्यामिति या संरचना इनसे निर्धारित होती है। मतलब जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है इससे ज्योमेट्री या संरचना इससे निर्धारित हो जाएगा, जबकि प्राइमरी बैलेंसी से ऐसा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट समझते हैं। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, उपसंयोजक यौगिक को जल में घोलने पर प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयन, मतलब जो ऋणायन होगा, ऋणायन आयनित हो जाते हैं, मतलब प्राइमरी बैलेंसी आयनित हो जाएगा। जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है, मतलब वो आयनित नहीं होती। द्वितीयक संयोजकता आयनित नहीं होती है और प्राइमरी बैलेंसी जो होती है वो आयनित हो जाती है अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जल में डालते हैं तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल समझते हैं कि उसमें हम प्राइमरी बैलेंसी को और सेकेंडरी बैलेंसी को कैसे दिखाते हैं, कैसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कैसे डार्क लाइन से दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं COCl3 × 6NH3। बर्नर्स आपको स्टार्टिंग में ये पता नहीं था कि मतलब ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे लगाते हैं, ये सारी जानकारी उनको नहीं पता था। बाद में उसकी खोज हुई तो इसको इस प्रकार से लिखा गया, CONH3 एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है COCl3 5NH3 × H2। एग्जाम्पल ले लिया, इसको सही रूप में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे CONH3 का होल 5 × H2O Cl3, इस प्रकार से लिखेंगे। अब चलिए इसको इसमें समझते हैं कि मतलब इसमें ये जो अंदर लिखा हुआ है ये सेकेंडरी बैलेंसी को शो करता है और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखा गया है ये प्राइमरी बैलेंसी को शो करता है। और यहाँ पर ये जो अंदर है ये सेकेंडरी बैलेंसी है और इसके बाहर जो लिखा बड़े ब्रैकेट के ये क्या है, वो प्राइमरी बैलेंसी है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, कैसे इसको डार्क लाइन से दिखाते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है
जो यहाँ पर NH3 है वो क्या है, सेकेंडरी बैलेंस है, इसको डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है, जबकि यहाँ पर जो Cl3 है पहले कंपाउंड में उसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो जो डॉटेड लाइन वाला है ये प्राइमरी बैलेंस को शो कर रहा है और ये जो NH3 है वो सेकेंडरी बैलेंस को शो कर रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दूसरे कंपाउंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वो 5NH3 है इंटू H2O है, तो ये सेकेंडरी बैलेंसी है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है, जबकि जो Cl3 है उसको कटी लाइन या डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया गया है, वो प्राइमरी बैलेंसी को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो कटी रेखा है वो ज्योमेट्री को शो नहीं करता है और जो कंटिन्यूअस लाइन है, डार्क लाइन है, वो ज्योमेट्री को शो करता है या उसके संरचना को शो करता है। तो इसका एग्जांपल जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है वो अष्टफलकीय है और यहाँ पर सभी को डार्क लाइन द्वारा दिखाया गया है। दूसरा चतुष्फलक धातु की द्वितीयक संरचना को ये भी दिखा रहा है और यहाँ पर है वर्ग समतलीय 4 वाला है जो है, ये भी द्वितीयक संरचना को दिखा रहा है, ये भी डार्क लाइन से दिखाया गया है। तो आई होप आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।